फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग चैनल पर अभी क्लास 10 की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। यह वीडियो पार्ट 5 होने वाला है, यानी कि पार्ट 5। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गैरीबाल्डी ने कैसे इटली के एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि काउंट काबूल कैसे इटली का एकीकरण करने में अपना भूमिका निभाया, और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजनी जो था वो कैसे इटली को एकीकरण करने का प्रयास कर रहा था। 2 बार फेल हुआ इटली के एकीकरण करने में, लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। यानी कि जो मेजनी था इटली के एकीकरण करते समय 2 बार हारा। पहली बार हारा तो दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन दूसरी बार भी हार गया। लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे गैरीबाल्डी के बारे में, जो कि एक पेशे से नाविक था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1862 ईस्वी में विक्टर एमेनुअल को इटली जो राष्ट्र था, यानी कि इटली का शासक जो है विक्टर एमेनुअल को सभी लोग मानने लगे। इसी दौरान अब देखिए, विक्टर एमेनुअल को 1862 ईस्वी में सभी इटली के शासक मानने लगे। उसके बाद इसी दौरान एक महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा इटली के रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना कर रहा था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के सभी रायों को मानने वाला ये गणराज्य बना रहा था। इसी को हम लोग गणतंत्र कहेंगे, जनता के हर एक तरह से बातों को मानने वाला, यानी कि जनता के समर्थन में इटली का एकीकरण कर रहा था। आगे देखिए, यह पेशे से एक नाविक था। यह मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन बाद में काउर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह मेजनी के विचारों का, यानी कि मेजनी के विचार गैरीबाल्डी से मिलते जुलते थे, लेकिन यह बाद में काउर के प्रभाव में आकर, यानी कि काउर से यह प्रभावित हुआ और उसके प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। कहने का मतलब है कि राजा का तंत्र चलेगा, लेकिन संविधान के द्वारा चलेगा। इसके बारे में यह समर्थन करने लगा। कौन? तो ये गैरीबाल्डी। आगे हम लोग चलते हैं। इसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई। सशक्त कहने का मतलब है सख्त सेना, मजबूत सेना बनाई। इसने अपने कर्मचारियों कहने का मतलब इसके पास जितने भी लोग रहते थे, ये नाविक था पेशे से, तो नाविक था तो इसके साथ कई नाविक रहते होंगे, तो उन सभी नाविकों को ये सेना के रूप में लेकर आगे जाता है। कहाँ जाता है हम लोग देखते हैं। सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इसने अपने सैनिकों को कहाँ लेकर आक्रमण किया? सिसिली तथा नेपल्स पर। आगे देखते हैं हम लोग। इन रियासतों के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरीबाल्डी के समर्थन बन गई। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो इटली पर बुर्बो राजवंश का मतलब कि हर एक प्रकार के यहाँ पर शासक जो है राज करते थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि इटली का काउर का मानना था कि इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा जो है वो सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है। यानी कि इटली का एकीकरण करने में सबसे बड़ा बाधा कौन बन रहा है? ऑस्ट्रिया बन रहा है। ये किसका मानना था? तो ये काउंट काबूर का मानना था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिसिली तथा नेपल्स मतलब इन रियासतों के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश, यानी कि यहाँ पर बुर्बो राजवंश का राज होगा, इसीलिए न वहाँ की जनता जो है इनसे तंग आकर गैरीबाल्डी की समर्थन करने लगी। आगे हम लोग देखेंगे गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना और विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। अब देखिए गैरीबाल्डी क्या किया कि यहाँ पर कहने का मतलब कहाँ पे? तो हम लोग सिसिली तथा नेपल्स की बात कर रहे हैं, जो कि इटली के राज्यों में पड़ता है, जो कि ये
2 रियासतें हैं, सिसिली तथा नेपल्स। तो यहाँ पर गणतंत्र का स्थापना किया। गणतंत्र मतलब स्वतंत्र का मतलब तो आप लोग जानते हैं, और गणतंत्र का मतलब क्या होता है। हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। क्यों? अब देखिए, हम लोग भारतवासी हैं। भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अब देखिए, संविधान हम लोग को जीने का अधिकार देता है। तो इसी प्रकार आप लोग जान सकते होंगे कि गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता को हर एक तरह से जीने का अधिकार। और स्वतंत्र का मतलब होता है हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र, हम कुछ भी खा सकते हैं, कैसा भी कपड़ा पहन सकते हैं, कैसा भी गाड़ी लेकर चल सकते हैं, कैसा भी घर बना सकते हैं, कैसा भी झंडा लहरा सकते हैं, और कैसा भी मतलब कैसा भी हम लोग जो है मेला लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी समुदाय का हो। यानी कि स्वतंत्र हम हैं किसी भी कार्य को करने में। तो देखिए, स्वतंत्र तो हम लोग जान गए, लेकिन गणतंत्र का मतलब यहाँ पर हम लोग जाने, हम लोग को मतलब पूरी तरह से यहाँ पर गणतंत्र का मतलब क्या होता है, हम लोग को नियम कानून के साथ हम लोग को जीने का अधिकार मिल गया। गणतंत्र दिवस का यही ना मतलब होता है जी। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की और विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधित्व मैंने कि उनके अंदर, विक्टर एमेनुअल के अंदर रह के गैरीबाल्डी ने सत्ता को संभाली। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर है सत्ता संभाली, और आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे कि यहाँ पर सत्ता संभाली। कावूर के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे। काउंट कावूर के जो विचार थे वो गैरीबाल्डी से मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन मेजनी के विचारों से मिलते थे। ये आप बात याद रखिएगा। अब देखिए, परंतु कावूर ने उसके दक्षिण, गैरीबाल्डी नहीं मिलते थे तो परंतु कावूर ने उसके दक्षिण अभियान का समर्थन किया। अब देखिए, इनका विचार मिलता नहीं था, तब भी जो कावूर था इसके दक्षिण में एक अभियान किया था गैरीबाल्डी, उसका समर्थन काउंट कावूर किया। आगे चलते हैं, 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब रोम देखिए, इटली की राजधानी हम लोग जानते हैं कि रोम है। तो रोम पर आक्रमण करने का विचार यानी कि योजना बनाया किसने? गैरीबाल्डी ने। कब बनाया? 1862 ईस्वी में। तो आगे देखिए, योजना तो ये बना लिया, लेकिन आगे क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। कावूर ने इस अभियान का विरोध किया। कावूर क्या कह रहा था? नहीं, गैरीबाल्डी, हम तुमको रोम पर आक्रमण करने नहीं देंगे। यानी कि इस अभियान को रोक रहा था। कौन रोक रहा था? तो कावूर। क्या कावूर कह रहा है कि कावूर ने इस अभियान का विरोध किया, ये आक्रमण नहीं होने देंगे, विरोध किया। अब देखिए, रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। अब देखिए, अब यहाँ पर गैरीबाल्डी रोम पे आक्रमण करना चाहता था और काउंट कावूर विरोध कर रहा था, और उतना ही में क्या किया, तो पिडमाउंट की सेना को रोम में भेज दिया ताकि रोम की रक्षा हो सके और वहाँ पर जो है आक्रमण नहीं हो सके। किसके नेतृत्व में? गैरीबाल्डी के नेतृत्व में। आगे हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। आगे देखिए, इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट कावूर से हुई। अब इसी बीच जो गैरीबाल्डी थे, कावूर से मतलब उनकी मुलाकात हुई। गैरीबाल्डी और कावूर आपस में मिले, यानी कि उनकी कैसे अचानक मुलाकात हो गई इसकी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट यानी कि मुलाकात कावूर से हुई और उसने यह योजना त्याग दी। कौन सी योजना? जो योजना बनाया था कि हम रोम पर आक्रमण करेंगे, वही योजना त्याग दी। किसने? गैरीबाल्डी ने। आगे चलिए, दक्षिण इटली के क्षेत्र को गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। अब गैरीबाल्डी देखिए क्या किया। गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली के क्षेत्र को विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। दक्षिण इटली के क्षेत्र को जीतने के बाद ये विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। ठीक है, तो विक्टर एमेनुअल को दक्षिण इटली के क्षेत्र जो सौंप दिया। कौन? गैरीबाल्डी, विक्टर एमेनुअल को। आगे चलते हैं हम लोग।
तो आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। आगे हम लोग अगले टॉपिक को देख रहे हैं और यहाँ से हम लोग कुछ ही देर में जो यहाँ पर इटली का एकीकरण है, इटली का एकीकरण कर दिया जाएगा और उसके बाद ये वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की थी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद विक्टर एमेनुएल ने गैरीबाल्डी को वहाँ का शासक बनने को कहा, लेकिन गैरीबाल्डी यह बात अस्वीकार कर दिया। गैरीबाल्डी बहुत दिल का साफ था, उसका दिल बहुत ही इतना साफ था कि देखिए क्या होता है, जो दक्षिण इटली का क्षेत्र जो जीता गैरीबाल्डी, वो क्षेत्र को किसको दे दिया? विक्टर एमेनुएल को दे दिया। तो विक्टर एमेनुएल ने कहा कि गैरीबाल्डी सुनो, तुम वहाँ का जो है शासक बन जाओ, लेकिन वो क्या कहा, गैरीबाल्डी क्या कहा कि मतलब इस बात को अस्वीकार किया कि नहीं, हम यहाँ का शासक नहीं बनेंगे। अब देखिए कितना अच्छा आदमी था। एक तरह से तो गैरीबाल्डी अपने इटली को एकीकरण करने में अपना भूमिका निभाया, इटली के दक्षिण भागों को जीता। जीतने के बाद विक्टर एमेनुएल को दे दिया, सौंप दिया, और उसने बोला कि आप वहाँ का राजा बन जाइए। तो उसने बोला कि नहीं, हम यहाँ का शासक नहीं बनेंगे। आगे क्या होता है, वह अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र को दान करने के बाद साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। अब देखिए आजकल के अगर हम लोग देखेंगे, अगर नेताओं को, तो सत्ता में आते हैं तो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। एक तरफ से अपना पेट भरते हैं और एक तरफ से अपना पेटी भरते हैं, यानी कि खाते भी हैं और भरते भी हैं। लेकिन ये देखिए, ये बेचारा इटली का एकीकरण भी किया, यानी कि इटली के दक्षिण भाग को जीता। जीतने के बाद विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया कि लीजिए आप यहाँ का मतलब सत्ता संभालिए। लेकिन उसने बोला कि नहीं गैरीबाल्डी, यहाँ का आप शासक बन जाइए। गैरीबाल्डी ने कहा नहीं, हम यहाँ का शासक नहीं बनेंगे और हम अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र को दान करके हम अपना जा रहे हैं, भली भांति साधारण अपना किसान का जीवन यापन करेंगे। कितना बढ़िया दिल का आदमी था गैरीबाल्डी। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार उसकी जीवन लाला लाजपत राय ने लिखी। क्यों लिखी? लाला लाजपत राय को बहुत खुशी हुई कि ये इतना अच्छा आदमी है। एक तरह से ये यहाँ मतलब इटली का एकीकरण भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और उस जीतने के बाद अपने सारी संपत्ति को दान कर दिया। इसीलिए जो लाला लाजपत राय हैं उन्होंने गैरीबाल्डी का जीवनी लिखा। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुएल ने स्वयं किया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दक्षिण इटली को जब गैरीबाल्डी ने जीता तो जीतने के बाद वो किसको सौंप दिया वहाँ का सत्ता? विक्टर एमेनुएल को। तो विक्टर एमेनुएल अब वहाँ के सब हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि अब वह देखें कि जो इटली का एकीकरण तो हो ही गया है, अब देखें कि शेष कौन बचा है इटली, मतलब शेष कौन जगह बचा है, कौन रियासत बचा है, कौन छोटा राज्य बचा है कि उसका एकीकरण नहीं हुआ है, उसका एकीकरण हम अपने नेतृत्व में कर देते हैं। तो उन्होंने शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुएल ने स्वयं किया। ठीक है, 1870 से 71 ईस्वी में फ्रांस और परासा में युद्ध छिड़ गया। फ्रांस और परासा में युद्ध छिड़ गया। भाई युद्ध तो इधर इतना हो रहा था, ये कहिए मत, युद्ध हो रहा था यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग। तो युद्ध छिड़ा जिसके कारण फ्रांस के लिए, यानी कि देख सकते हैं आप लोग, फ्रांस और परासा में युद्ध छिड़ा। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि फ्रांस और परासा का युद्ध कब हुआ, तो आप लोग मार सकते हैं 1871 ईस्वी। 70 होगा तो 70 भी मार सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 70 भी दिया हुआ है, 73 भी बुक में दिया हुआ है, तो मोटा मोटी मार सकते हैं आप लोग 71, क्योंकि 71 में तो हम लोग जानते हैं कि इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं 1870 से 71 में फ्रांस और परासा में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। अब देखिए, हम मेरे पे आफत आया तो हम दूसरे को मदद कैसे कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर बात हुआ। देख सकते हैं कि जब फ्रांस और परासा में युद्ध छिड़ गया तो अब फ्रांस भाई और पोप को संरक्षण कैसे प्रदान करेगा। आप लोग तो जानते हैं कि पोप जो है वो इटली का एक राज्य था। इटली का एक राज्य था। कौन? पोप। तब
पोप को संरक्षण प्रदान किसने नहीं कर पाया? फ्रांस ने। कहा है कि फ्रांस जो था वो परासा के युद्ध में बच गया। जब बच गया तो अब पोप जो है वो पोप अब अकेला बच गया। तो जब अकेला बच गया तो यहाँ पर विक्टर एमेनुअल दिमाग लगाए कि हमको शेष इटली का एकीकरण करना है, जो शेष बचा हुआ है। तो शेष में पोप भी बचा हुआ था। तो पोप जब बचा हुआ था तो पोप में निरंकुशवादियों का शासक, निरंकुशवादी जो शासक थे, जब निरंकुशवादी शासक थे तो वहाँ के शासक जो थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस और परासा में युद्ध जब छिड़ा तो फ्रांस जो है अब पोप को संरक्षण प्रदान करने की क्षमता नहीं रखा और उसे मतलब संरक्षण प्रदान करने की मतलब करना संभव नहीं था, मतलब कि वो पोप को संरक्षण प्रदान नहीं किया। इसी बीच देखिए विक्टर एमेनुअल ने इस परिस्थिति का संपूर्ण लाभ उठाया। अब देखिए जब लाभ उठाया तो पोप अब तब भैया बच गया। तो पोप को अब संरक्षण नहीं मिलेगा तो पोप अब बताइए पोप पर जिसका राज्य है तो बजा हुआ है दूसरे युद्ध में, तो अब तो पोप तो अकेला पड़ गया। तो अकेला जब पड़ा तो इसको भी इटली में मिला लिए, इसका भी एकीकरण कर लिए। कौन किया? विक्टर एमेनुअल। तो अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 1870 से 71 में फ्रांस और परासा में युद्ध छिड़ गया, समझ सकते हैं आप लोग, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, यानी कि संरक्षण उसे नहीं मिला। विक्टर एमेनुअल ने इस परिस्थिति का संपूर्ण लाभ उठाया। अब देखिए इसने रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बना ली। देखिए पोप को तो एक तरह से यहाँ पर देखिए पोप के राजमहल को छोड़ दिया था। विक्टर एमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़ दिया था, बाकी सारे राज्यों को इटली में मिला लिया था। और देख सकते हैं यहाँ पर इसने रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बना ली। हम लोग जानते हैं कि इटली की राजधानी रोम है, तो उस समय विक्टर एमेनुअल जो था वो इटली में रोम को मिला लिया, उसे अपना राजधानी बना लिया, इटली का राजधानी। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी तक पूरा हो गया। यानी कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में। किसने किया? तो मेजनी, कावूर, गैरीबाल्डी। अब देख सकते हैं मेजनी जो था वो भी राष्ट्रवादी था, कावूर भी था वो भी राष्ट्रवादी था। अब देख सकते हैं मेजनी, पहले देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर गैरीबाल्डी, काउंट कावूर और ये मेजनी, ये सब क्या थे? राष्ट्रवादी। ये सब क्या थे? राष्ट्रवादी थे। और देख सकते हैं मतलब कि इटली के एकीकरण में किस किस का योगदान था? अगर क्वेश्चन पूछ दे तो मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर एक शासक था विक्टर एमेनुअल, सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक जो बना था, जो कि इटली का रियासत है, राज्य है सर्डिनिया पिडमाउंट। तो सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन बना था? विक्टर एमेनुअल बना था। तो विक्टर एमेनुअल भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और आई होप कि आप लोग को यहाँ पर कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, उसको आप लोग को मतलब हल करके दोबारा बताया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप लोग को ज़रूरी सूचना भी एक बता दिया जा रहा है कि इस चैनल पर क्लास 11th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुका था। कुछ दिनों से वीडियो नहीं डला रहा था, लेकिन कल से वीडियो इस पर भी अपलोड होगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आते हैं। तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही यहाँ पर क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, उसके बाद सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।